पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 25 प्रश्न देखेंगे और ये किसके लिए रहेंगे तो यूपी पीसीएस और आरओ 2024 प्रीलिम के लिए जो होने वाले हैं। देखिए दिसंबर में हो सकेगा तो पेपर आप लोगों का हो जाए तो, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि वहाँ और भी जो सूचनाएँ वो दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप लोग उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये दिया है कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। तो देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि संगम कविताओं में जो भौतिक संस्कृति है उसका संदर्भ देखने को मिलता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, तो ये बिल्कुल ज्ञात था। और देखें तो जो संगम साहित्य है उसमें या संगमकालीन समाज में 4 वर्गों में जो संगमकालीन जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित दिखाई देता है। जैसे कि कौन कौन थे, तो इसमें अरनार था, वो क्या थे तो अरनार जो है कि ब्राह्मण थे। अरसर क्या थे तो अरसर जो है कि शासक वर्ग से थे। वेनिगर क्या थे तो वेनिगर जो है कि वणिक वर्ग से संबंधित है। वही वेलार जो है कि वेलार क्या होते तो वेलार जो है कि किसान होते थे। तो 4 वर्गों में दिखाई तो विभाजित किया गया था। तो इस प्रकार देखें तो पहले का जो है कि आंसर भी हो जाएगा। और आगे भी जो है इसको देख लेते हैं। संगम कविताओं में समर सौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। तो देखें तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ, क्योंकि संगम साहित्य में देखेंगे तो आप लोग समर सौर्य का संदर्भ देखने को मिलेगा। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है। तो देखें तो ये भी गलत दिया हुआ, क्योंकि देखेंगे आप लोग संगम साहित्य में, तो संगम साहित्य में क्या क्या हो गए, तो जैसे कि एक शिल्पाधिक्रम था। ठीक है, ये क्या होता तो पायलों का गीत भी कहा जाता है। ये एक किसके द्वारा लिखा गया तो इलांगो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो देखें तो इसमें संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत नहीं बल्कि संगत बताया गया है। और थे उसमें संगम साहित्य में कई जादुई, आप लोग पढ़ेंगे जब संगम साहित्य तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और देखें तो संगमकालीन जो समाज था, ठीक है, संगम साहित्य ये जो था वो कैसा था तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कि भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न कि विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है। तीसरा है कि विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित एक रेखी ढंग से एक समान विकसित हुई है। तो देखें तो इसमें क्या देखना है, कौन सा सही है या कौन सा नहीं सही है, आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है पूछ लेता है कभी कभी। तो देखें तो भारत में पाषाण युग के बारे में देखा है तो विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, तो किसके आधार पर, तो पत्थर के औजारों और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो दूसरा कथन है गलत दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा भी कथन जो है गलत दिया हुआ है। तो दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका आंसर ये हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग पाषाण युग के बारे में देखें तो जो पाषाण युग था भारत में देखें तो मानव द्वारा विभिन्न समय में पाषाण उपकरणों के प्रयोग में देखा है तो विविधता देखने को मिलता है। और साथ ही में इन क्षेत्रीय स्तर पर विविधता भी दिखाई देती है। और देखें तो एक जो है कि कोपेनहेगन संग्रहालय है, वहाँ पर क्या है तो वहाँ पे सामग्री के आधार पर किसने तो थॉमसन महोदय ने क्या किया है तो प्रागैतिहासी को पाषाण और कांस्य और युग में त्रिवर्गीय में विभाजित किया है। ठीक है, 3 वर्गों में कौन कौन से, तो एक पाषाण में, ठीक है, फिर कांस्य में और युग में। ठीक है, और आप लोग देखेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल में आप लोग पढ़े होंगे जो उत्तर भारत में जो सोहन संस्कृति थी, कहाँ पर तो निम्न पूरा पाषाण काल में उत्तर भारत में सोहन संस्कृति और बेलन संस्कृति के स्तरों पर क्या क्या मिला है तो पेबुल है, बोल्डर है, ठीक है, कांग्लोमरेट है, चापर जैसे कोर उपकरणों का प्रयोग देखने को मिला है। कहाँ पर तो ये निम्न पूरा पाषाण काल में, किस काल में भी पूछ सकता है, तो किस काल में तो निम्न पूरा पाषाण काल में। कहाँ पर तो उत्तर भारत में। ठीक है, किसमें तो सोहन संस्कृति में। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखने को मिला है। जबकि जो दक्षिण भारत में जो कहाँ पर तो दक्षिण भारत में जो मद्रास वगैरह जो क्षेत्र था उसमें हैंड एक्स परंपरा देखने को मिलती है। ठीक है, और जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसमें देखेंगे तो आप लोग जो फलक थी उनकी अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का ये हो जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि इसमें कौन से सही है, देख लेते हैं। पहला है कि शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है तो बिल्कुल ये सही दिया है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। तो देखें तो ये सही दिया है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहला जो कथन है ये सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसे निर्माण तकनीकी को उपयोग में किया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो ये किस नदी के किनारे था। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या था, आप लोग जरूर कमेंट करेगा, इसे इंतजार रहेगा। तो देखिए क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा जाने हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या करते तो कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त शिल्प उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। और चाक पर किससे, तो चाक से जो है कि मिट्टी के बर्तनों पर बर्तन बनाते थे। किससे, तो चाक पर। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बनाना, ठीक है, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण और गुड़िया का निर्माण करना। ठीक है, ये सब इनके क्या थे तो प्रमुख उद्योग धंधे थे इनके। और देखें तो धातु मूर्तियों का निर्माण जो होता है तो मधुशिष्ट विधि से मिलते हैं। ठीक है, और हड़प्पा में कहाँ पर, तो हड़प्पा में देखेंगे, हड़प्पा में तो चौकोर मुहरें सर्वाधिक वहाँ पर क्या थी तो लोकप्रिय थी। और हड़प्पा लिपि में कितने तो 400 सांकेतिक अक्षर थे जो लिपि और मुहर और निर्माण दोनों मिले हुए। ठीक है, और देखें तो हड़प्पा संस्कृति में
चांदी सोने व मानकीकृत ईंटों का निर्माण में इसमें इनके क्या तो प्रमुख शिल्प थे। तीसरे क्या हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा। आगे देख लें चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या होते हैं, तो ऋग्वेद में देखिए बहुत ही प्रश्न जो है रिपीट रहते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोग गलत होगा तो समझिए आप लोग गेम से बाहर हो जाएंगे। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण था उसको क्या बोलते थे, उसको जो है कि एतरे बोलते थे। ठीक है, तो सामवेद का था तो सामवेद को पंचवीस बोलते थे। अथर्ववेद का, अथर्व क्या होता था, अथर्ववेद का गुफत होता था, क्या होता है, गुफत होता था। ठीक है, अथर्ववेद का गुफत। ठीक है, और यजुर्वेद का क्या होता, तो इसका तैतरी या सत्वत होता था। ठीक है, तैतरी या सत्वित होता था। तो इस प्रकार इसका आंसर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, सामवेद का गोपथ हो जाएगा, नहीं सॉरी, सामवेद का 25 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा, और यजुर्वेद का सतपथ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथे का आंसर सी हो जाएगा। और एक बार हम थोड़ा सा तेजी से देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों के प्रतिपादन से हुई थी, और जो इनकी क्रिया को समझाने का उद्देश्य था क्या था कि प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और इनका विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। ऋग्वेद का क्या था, तो ऋग्वेद का एतरेय था। ठीक है, कौशिकी था और संखायन था। ठीक है, संखायन ब्राह्मण इसमें शामिल थे, किसमें, तो ऋग्वेद में। सामवेद में क्या, तो सामवेद में पंचवीस था, टांडे था, षड्विश था, अद्भुत था और जैमिनी था। और यजुर्वेद का क्या, तो यजुर्वेद का तैतरी और सतपथ था। ठीक है, किसका, तो यजुर्वेद का तैतरी और सतपथ था। और अथर्ववेद क्या, तो अथर्ववेद का गोफत था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पांचवें का सी हो जाएगा, सॉरी चौथे का सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे, तो देखिए क्या दिया है, कंथक दिया है, दूसरा अलारकराम दिया है, तीसरा चन्ना दिया है, और चौथा क्या है, तो चौथा जो है कि आपका गोसाल मखलीपुर दिया है। तो देखें तो इसमें बुद्ध के जीवन से कौन इसमें संबंधित नहीं थे, तो बुद्ध के जीवन से तो कंथक भी थे, अलार कलाम भी थे, चन्ना भी थे, बल्कि जो है कि गोसाल मखलीपुत नहीं थे। ठीक है, गोसाल मखलीपुत नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, पांचवें का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखें हम। तो जो गोसाल मखलीपुत थे कौन थे, तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और ये क्या किए थे, तो ये नालंदा में महावीर स्वामी के शिष्य बन गए थे। किंतु 6 वर्षों के बाद, कितने, तो 6 वर्षों के बाद ये क्या किए थे, इनको छोड़ करके आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। ठीक है, तो कौन, तो ये गोसाल मखलीपुत। ठीक है, और देखें तो एक और फैक्ट पूछा है कि ये मखलीपुत गोसाल थे, ये क्या थे, तो महावीर स्वामी बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध के जीवन से इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, अब आगे देख लें तो पांचवें क्या हो जाएगा, पांचवें का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, आजकल यही सब प्रश्न बनने लगे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने के ज़्यादा चांस है। अब वन लीनियर का टाइम चला गया है कि वन लीनियर प्रश्न आएंगे, हम लोग कर लेंगे। प्रश्न है कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कि नंद वंश, फिर शुंग वंश, फिर मौर्य वंश, फिर चौथा क्या है, तो हर्यक वंश। तो देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले हर्यक वंश। ठीक है, तो एक ही में आ रहा है, ये चौथा बी में आ रहा है हर्यक वंश, उसके बाद से नंद वंश। ठीक है, उसके बाद से शुंग वंश, और उसके बाद से मौर्य वंश। तो आप लोग बताइएगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, शुंग वंश किसने किया था, नंद वंश किसने किया था। ठीक है, और मौर्य वंश था, उनकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। तो देखें तो इसमें आप लोग ये बताइएगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, और शुंग वंश क्या था। ठीक है, और नंद वंश क्या था, आप जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, तो देखें तो इसमें कौन सा कालानुक्रम होगा, तो इसमें हर्यक वंश सबसे पहले, उसके बाद से मौर्य वंश। ठीक है, उसके बाद से हर्यक वंश, उसके बाद से नंद वंश, उसके बाद से मौर्य वंश, फिर उसके बाद से शुंग वंश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, छवें का बी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हर्यक वंश की स्थापना किसने किया तो बता देते हैं, बिंबिसार ने किया था। कब, तो 544 से 412 ईस्वी के लगभग। और देखें तो मत्स्य पुराण में किसने, तो मत्स्य पुराण में इनका नाम क्या मिलता है, तो क्षेत्रोजस मिलता है। क्या मिलता है, क्षेत्रोजस मिलता है। और जैन साहित्य में उसे श्रेणी कहा गया है। और इस शासकों में देखें तो 412 ईसा पूर्व तक 412 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। और नंद वंश जो है कि 344 से 324 से 23 ईसा पूर्व तक कहाँ पर, तो मगध में शासन करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो मगध में। और हम चलिए बता ही देते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब, तो 323 ईसा पूर्व के लगभग। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदत्त था। ठीक है, इसकी हत्या किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब, तो 184 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो क्या छवें का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से अपना सही व्याख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तिरुकुलर क्या था, तो ये दर्शन था। ठीक है, तिरुकुलर क्या, तो दर्शन था। तोल्कापियम क्या, तो व्याकरण था। ठीक है, व्याकरण था। क्या था, व्याकरण था। आप लोग बताइए तोल्कापियम की रचना किसने किया था। शिल्पादिक्रम, ये कौन था, शिल्पादिक्रम क्या था, तो ये प्रेम कथा था। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी रचना किसने, तो इलांगो किया था। किसने, तो इलांगो किया था। ठीक है, किसने, तो इलांगो ने किया था।
और मणिमेखले क्या, तो मणिमेखले आपका ये वणिक कथा थी क्या, तो वणिक कथा थी। तो देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसके आंसर। तो तिरुक्कल क्या, तो तिरुक्कल आपका ये किससे संबंधित, दर्शन संबंधित था। तुल्कापियम, तो तुल्कापियम आपका व्याकरण था। शिल्पाधिक्रम ये क्या, तो प्रेम कथा था। और वही मणिमेखले क्या, तो मणिमेखले आपका वणिक कथा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है कि सातवें का डी हो जाएगा। ठीक है, सातवें क्या हो जाएगा, तो सातवें का आंसर आपका डी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एक और पूर्व मध्यकालीन उत्तर दिया है, एक और वर्तमान अवस्थी दिया है। तो प्रदेश के शहर देखना है हमको। कोल या कोयल, तो क्या था, तो ये अलीगढ़ था, तो बिल्कुल सही दिया है। महोत्सव नगर किसको बोलते हैं, तो महोबा को। महोदय श्री किसको, तो कन्नौज को। जजाक भुक्ति क्या, तो जजाक भुक्ति कौशाम्बी नहीं बिल्कुल किसको, तो ये बुंदेलखंड को बोला जाता था। ठीक है, बुंदेलखंड को बोला जाता, तो क्या हो जाएगा 8वें का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए तो ये प्रश्न पक्का है कि बनता है। ठीक है, ये प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, हमेशा से आते हैं इससे, इस टॉपिक से। तो आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखें तो सबसे पहले इनका कौन सा अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो सबसे पहले इनके विजयों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात का विजय करते हैं, कब, तो 1299 में। ठीक है, कब, तो 1299 में। उसके बाद से रणथंभौर में, कब, तो 1301 में। ठीक है, रणथंभौर में 1301 में। उसके बाद से कहाँ पर, तो उसके बाद से चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में कब करते हैं, 1303 में। उसके बाद से वारंगल में, कब, तो वारंगल में 1310 में। ठीक है, कब, वारंगल में 1310 में। तो इस प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले किसकी विजय होती है, तो करते हैं तो गुजरात की। उसके बाद से रणथंभौर का, उसके बाद से चित्तौड़ का, उसके बाद से वारंगल का। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर, तो 9वें का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए रागमाला ये किसकी, ये कौन रागमाला किसने लिखा है, तो कौन इसके रचनाकार हैं, तो पुंडरीक विट्ठल हैं। कौन है, तो पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी कौन है, तो रस कौमुदी के आपका श्रीकंठ है। ठीक है, रस कौमुदी के श्रीकंठ है। राग विभूति कौन, तो राग विभूति के सोमनाथ है। और वही चतुर्दंडी प्रकाश क्या कौन है, तो वेंकट रमण है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जितने भी जो मध्यकालीन भारत के जितने भी रचनाएँ हुई हैं, कविताएँ हैं, रचनाएँ हैं, कौन किसने लिखा है, तो आप लोग इसको तैयार कर दिएगा। कहीं से भी घटना चक्र से में भी दिया हुआ है, उतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर रागमाला क्या, तो रागमाला का वेंकटरमण था। नहीं, रागमाला का पुंडरीक विट्ठल था, तो 31 हो जाएगा। रस कौमुदी का श्रीकंठ था और राग विभूति का सोमनाथ था। और आपका चतुर्दिक प्रकाश का क्या, तो वेंकट रमण था। तो क्या हो जाएगा 10वें का आंसर आपका 10वें का ये हो जाएगा। ठीक है, 10वें का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए 11वां प्रश्न है, ये भी खूब आता है, हमेशा से रिपीट रहे हैं ये प्रश्न, आते हैं हमेशा से लगातार। क्या है प्रश्न, 11 नंबर की सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो रणथंभौर में जो ये अभियान चल रहा था इनका अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो हमीरदेव थे। कौन थे, तो हमीरदेव थे। चित्तौड़ में कौन था, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे। ठीक है, राणा रतन सिंह थे। कौन थे, चित्तौड़ में तो राणा रतन सिंह थे, इसमें गलत दिया है, राजा रामचंद्र दिया है। ठीक है, तो इसमें मिला देते हैं। देवगिरी कौन थे, देवगिरी कौन थे, तो देवगिरी का आपका राजा राय रामचंद्र थे। सॉरी, ये सी क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। राणा रतन सिंह तो ये कहाँ के थे, तो ये गुजरात के थे। ठीक है, गुजरात के थे। ठीक है, कहाँ के, तो गुजरात के थे। और ये कहाँ के, तो ये कर्णदेव के थे यहाँ पे। ठीक है, गुजरात में कौन था, तो गुजरात में कर्णदेव था। ये देखिए गलत दे दिया है। ठीक है, गलत दे दिया है, ये ऑप्शन में गलत दिया। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रणथंभौर में कौन था, तो रणथंभौर में आपका हमीरदेव थे। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे। देवगिरी में कौन थे, देवगिरी में आपका राजा रामचंद्र थे। और गुजरात में कौन थे, तो गुजरात में आपका कर्णदेव थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 12वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उनमें राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। ठीक है, दूसरा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे। तो देख लेते हैं। तो देखें तो नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया। ठीक है, तो सही दिया है। और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया, ये भी सही दिया है। वीर नरसिंह अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही दिया है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही दिया है। कृष्णदेव राय का उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे, तो ये भी सही दिया है। ठीक है, और देखें तो जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें कौन कौन से शासक थे क्रमशः देख लेते हैं। तो संगम वंश सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद से सालू वंश, उसके बाद से तुलु वंश। ठीक है, उसके बाद से अरिवाड़ू वंश आ सकता है क्रम लगाने के लिए। और देखें तो और राजा में देखें सबसे पहले तो हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम, उसके बाद से बुक्का प्रथम, उसके बाद से हरिहर द्वितीय, उसके बाद से देवराय प्रथम, उसके बाद से देवराय द्वितीय। ठीक है, ये लोग थे। और जो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो ये विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर किसने, तो नरसिंह सालू ने इसका तो सालू वंश की स्थापना किया था। सालू वंश की स्थापना किसने किया था, तो सालू वंश की स्थापना विरूपाक्ष द्वितीय को किसने हराया था, तो नरसिंह सालू ने हरा करके सालू वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और सालू वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इमाडी नरसिंह था। ठीक है, इमाडी नरसिंह था। और इसकी हत्या किसने किया, तो वीर नरसिंह ने किया था। उसके बाद से किसकी, तो तुलु वंश की स्थापना किया था। और सालू वंश की स्थापना किसने किया, सालू वंश की स्थापना प्रथम बलाफहार था। तुलु वंश की स्थापना को द्वितीय बलाफहार की संज्ञा दी जाती है। और कृष्णदेव राय क्या थे, तो ये
जो है कि तुलु वंश के शासक थे। कौन थे? कृष्णदेवराय जो थे, तो तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, आप लोग सब फैक्ट जो है कि तैयार रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इससे आता है। और देखेंगे तो एक तालीकोटा का युद्ध है 1565 में। ठीक है, उसमें ये किसके समय? तो सदाशिव राय के समय में होता है। पूछ लेता है हमेशा से, और डेट पूछ लेता है 1565 में किसके बीच हुआ था। आप लोग कमेंट करिएगा, समझ गए होंगे तो। 13वां प्रश्न की सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। आदिल शाही क्या हो जाएगा? तो आदिल शाही क्या हो जाएगा आपका? तो बीजापुर में। ठीक है, आदिल शाही बीजापुर में। ठीक है, उसके बाद से निजाम शाही, तो निजाम शाही आपका अहमदनगर में। कहाँ पर? तो निजाम शाही आपका अहमदनगर में हो जाएगा। उसके बाद से इमाद शाही आपका कहाँ? तो ये बरार में। ठीक है, और कुतुब शाही, तो कुतुब शाही आपका कहाँ पर? तो कुतुब शाही आपका कुतुब शाही तो ये कहाँ पर दिया है? तो गोलकुंडा में। कुतुब शाही गोलकुंडा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का डी हो जाएगा। और देखें तो बीजापुर में, कहाँ पर? तो बीजापुर में आदिल शाही राज्य कब स्थापना होती है? तो 1400 पर? तो 1489 ईस्वी में। अहमदनगर में निजाम शाही राज्य कब आता है? तो 1490 में। ठीक है, बरार का इमाद शाही कब आता है? तो बरार का इमाद शाही आपका 1490 में। गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य 1512 में। कब? तो 1512 में। आप लोग डेट याद रखिएगा। और बीदर का बरीद शाही राज्य कब? तो 1527 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13वें का डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न की 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क। तो ये देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, सही दिया है। पैगंबर मोहम्मद की अविश्वित आध्यात्मिक वंशावली, ये भी सही दिया है। भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, तो देखें तो ये भी सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो 14वें का डी हो जाएगा। ठीक है, 14वें का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न की निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासक से सुमिलित करके नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो देखेंगे तो ये दोहरा गुंबद है, सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये कफूर हो जाएगा। और ये कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, मकबरा जो है कि ये नई दिल्ली में है। और इसी को क्या कहते हैं? इसको दोहरा गुंबद कहा जाता है। जो सिकंदर लोदी का मकबरा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको दोहरा गुंबद मकबरा कहा जाता है। और जो अष्टभुजी मकबरा है, ये कहाँ पर? तो अष्टभुजी मकबरा आपका ये कहाँ पर? तो ये शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में है। इसको क्या बोलते हैं? तो अष्टभुजी मकबरा बोलते हैं। ठीक है, या अष्टभुजी आकार में है। और जो सत्य मेहराबी मकबरा है, इसका है तो सत्य मेहराबी मकबरा आपका। और जो बलबन का मकबरा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सत्य मेहराबी मकबरा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। गोल गुंबद मकबरा, तो इसको किसको बोलेंगे? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको गोल गुंबद बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? D का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 15वें का देख लेते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 16वां प्रश्न निम्न का सही मिलान करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क तो ये कब? तो 1510 में गोवा पर आधिपत्य। ठीक है, कहाँ पर? तो 1510 में गोवा पर आधिपत्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो एक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, एक का 4 हो जाएगा। और नुनो दा कीना तो ये कहाँ पर? तो पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल जाना, क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। पेड्रो अल्वारेज काब्राल ये कौन थे? तो ये कब आते हैं? तो सितंबर 1500 में भारत में आगमन इनका होता है। और फ्रांसिस्को डे अल्मेडा है, तो कब ये क्या करते हैं? तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा है ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार का आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 16 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 17वां प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखें तो जो न्याय प्रशासन था ये आरक्षित विषय थे। उसके बाद से भू राजस्व था, ये भी आरक्षित विषय थे। पुलिस जो था ये भी आरक्षित विषय था, बल्कि स्थानीय स्वशासन था ये नहीं था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन था वो नहीं था। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत जो है कि राज्यों में द्वय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और उसमें प्रांतीय विषयों को देखेंगे तो आप लोग प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। किसी तो एक आरक्षित है, एक क्या है? तो एक हस्तांतरित विषय है। एक आरक्षित, एक हस्तांतरित विषय है। और न्याय प्रशासन क्या? तो न्याय प्रशासन है, भू राजस्व है, पुलिस है, वित्त है, अकाल सहायता है। ठीक है, और पेंशन है, सिंचाई है, जलमार्ग है, ये सब क्या है? तो ये आरक्षित विषय है। और जिसका प्रशासन किसके हाथों में? तो गवर्नर अपने हाथों में रखता था। जिसका प्रशासन कौन करता? अपने गवर्नर जो है अपने हाथों में रखता था। और उन पार्षदों की सहायता करते थे जिन्हें वह क्या करते? मनोनीत करते थे। वही देखें तो स्थानीय स्वशासन में या स्थानीय स्वायत्त शासन में शिक्षा जो है कि शिक्षा है, पुस्तकालय है, सहकारी समितियाँ आदि को हस्तांतरित विषय में रखा गया था। और जिसका प्रशासन किसके हाथों में था? तो जिसका प्रशासन गवर्नर और उन मंत्रियों की सहायता से करता था, जो क्या करते? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो क्या हो जाएगा? 17वें का आंसर आपका सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न, भारत अपने यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी। तो ये देखें तो गलत दिया है, क्योंकि सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो थे उनको जहांगीर द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा मिला था। ठीक है, और पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हाकिन्स को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया, सही दिया है। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मानसरेट ने अकबर के साथ यात्रा की, तो ये भी सही दिया है। ठीक है, और इसमें देखें तो क्या इसमें गलत दिया है? देख लेते हैं।
कश्मीर की यात्रा पर अकबर के साथ कौन गया? तो फादर मानसेरेंट ने यात्रा की थी, ठीक है, तो सही दिया है। और वही कैप्टन हॉकिंस कब? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में इसी के दरबार में, ठीक है, 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुंचा। और कहाँ पर? तो आगरा में। कहाँ पर? तो ये आगरा में जहांगीर से मिला था। और जहांगीर ने किसको? तो जहांगीर ने हॉकिंस से प्रभावित होकर उसे आगरा में बसने और तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया था। किंतु शीघ्र ही पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के द्वारा क्या हो जाता? तो कान भर दिया जाता है। और इसी कारण जो जहांगीर जो था हॉकिंस सहित अंग्रेजों को आगरा से बाहर निकालने का आदेश देता है। और टामस जो है कि किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में 1615 से 19 ईस्वी में आया था। लेकिन जो जहांगीर जो था इसमें कोई भी व्यापारिक संधि में इसमें देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी या सर थॉमस रो को कोई भी इसमें सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये था। तो 18वें का हो जाएगा, 18वें का आपका आंसर 18वें का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 19वें प्रश्न की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार लिखिए और नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए काल कोठरी की घटना कब होती? तो 20 जून। कब? तो 20 जून 1756 को। और इसमें बंगाल का नवाब कौन? तो बंगाल का नवाब सिराजदौला रहता था। बक्सर का युद्ध तो 22 अक्टूबर 1764 को। उसमें बंगाल का नवाब कौन? तो मीर कासिम। और अवध के नवाब कौन होते हैं? तो सिराजदौला। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना होती है। और इस युद्ध में देखें तो अंग्रेजों की जो सेना है हार जाती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुन्नो करता है। और मीर जाफर की मृत्यु कब होती? तो ये 1765 में। कब? तो फरवरी 1765 में होता है, ठीक है, फरवरी 1765 में होता है। और इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो ये इलाहाबाद संधि आपका अगस्त 1765 में होता है। कब? तो अगस्त 1765 में होता है, ठीक है। तो देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले काल कोठरी घटना होती है, ठीक है। उसके बाद से बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद से मीर जाफर की मृत्यु होती है। उसके बाद से इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20वें प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं दिया है? देख लेते हैं। हेक्टर मुन्नो, ठीक है, हेक्टर मुन्नो। तो ये देखें तो इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध होता है, तो सही दिया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तो इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। लॉर्ड वेलेस्ली तो इनके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये भी सही दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये देखें तो ये गलत दिया है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है उस समय कौन रहता है? गवर्नर जनरल। तो इस समय जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। कौन रहते हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 20वें कौन सा इसमें सही नहीं है? तो 20वें का आपका डी हो जाएगा, ये सही नहीं दिया है। और एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गवर्नर जनरल के समय के क्या हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। उसमें गवर्नर कौन रहते हैं? वेंसिटाट रहते हैं। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1775 से 1782 में होता है। उसमें वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। उसके बाद से देखें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन? तो वेलेस्ली रहते हैं, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है। इसके समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में होता है। इसके समय में कौन रहते हैं? 1817 से 18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब? 1814-16 में। उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 20वें का डी? इसमें सही नहीं था। 21वें पर निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2 को, इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। देख लेते हैं। ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रमाणिक मूल ग्रंथों का नियमों को समझने के लिए भारतीय पंडित थे, पंडितों और मौलवियों का भरोसा करते थे। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। ये क्या है? तो ये सही दिया है, ये आपका ये सही दिया है, ठीक है। दूसरा कथन है कि ब्रिटिश सत्ता ने 1783 ईस्वी में हिंदू कानूनों को तथा 1785 में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया। तो देखें तो ये गलत दिया है, ठीक है। कब? ये तो गलत दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का जो पहला कथन है ये सही दिया है और दूसरा कथन जो है ये गलत दिया है। तो क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा आंसर इसका। 22वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? देख लेते हैं। रामूसी विद्रोह, तो रामूसी विद्रोह कब होता है? तो उसके समय में कौन उसके नेतृत्वकर्ता रहते हैं? तो देखें तो रामूसी विद्रोह में चित्तूर सिंह रहते हैं, तो ये सही दिया है, ठीक है। संथाल विद्रोह जो होता है इस समय बिरसा मुंडा नहीं बल्कि संथाल विद्रोह में कौन उसके नेतृत्वकर्ता रहते हैं? तो सिद्धू कानू रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, सिद्धू कानी। और संथाल विद्रोह कब होता है? संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के ईस्वी लगभग होता है। और ये कहाँ पर? तो भागलपुर, इसका क्षेत्र क्या है? तो भागलपुर राजमहल की पहाड़ियों में इसका क्षेत्र था और सिद्धू कानू के नेतृत्व में होता है। रंगपुर विद्रोह आपका दिरजी नारायण 1783 में होता है। कुल विद्रोह बुद्धू भगत के समय में होता है, नेतृत्वकर्ता थे 1831 में होता है। तो हम लोग एक बार चलिए ये जो विद्रोह हुए थे ऐसे उसके देख लेते हैं कौन कौन से है। तो चुआर विद्रोह कब होता है? तो 1768 से 72 में। इसका प्रभावी क्षेत्र क्या? तो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल था। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ दुर्जर सिंह थे। उसके बाद से फिर होता है रंगपुर विद्रोह 1783 में। उस समय प्रभावी क्षेत्र क्या? तो देंजापुर बंगाल था और नेतृत्वकर्ता कौन थे? धीरज नारायण थे। उसके बाद से देखें तो सन्यासी विद्रोह होता है। सन्यासी विद्रोह कहाँ पर? तो बंगाल में होता है 1763 से 1800 के लगभग, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन? धीरज नारायण केना सरकार था। उसके बाद देखें तो कोल विद्रोह होता है। कोल विद्रोह का 1831 से 48 के लगभग होता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत और जोवा भगत रहते हैं। अहोम विद्रोह
28 से 33 में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? तो गोमधर कुंवर रहते हैं। कहाँ पर? तो असम में होता है। ठीक है। कौन सा विद्रोह? तो अहम विद्रोह। उसके बाद से कुका विद्रोह, तो ये कहाँ पर? तो कुका आंदोलन 1840 से 72 में होता है। ये कहाँ पर? उत्तर भारत पंजाब में, जिसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल रहते हैं। उसके बाद से देखें तो खासी विद्रोह होता है 1828 से 33 में। कहाँ पर? तो मेघालय में, जिसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह रहते हैं। रामोसी विद्रोह 1822 से 25 में, ये कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता चीतर सिंह होते हैं। उसके बाद से संथाल विद्रोह का, वो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 होता है। कहाँ पर? तो भागलपुर राजमहल की पहाड़ियों पर, उसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू रहते हैं। नील विद्रोह का, नील विद्रोह आपका 1859 से 60 में, कहाँ पर? तो नदिया बंगाल लखनौती में। ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास रहते हैं। मोपड़ा विद्रोह 1921 में केरल में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अली और सैयद फैजल रहते हैं। दक्कन विद्रोह कहाँ पर? तो दक्कन विद्रोह आपका महाराष्ट्र में होता है, जो जस्टिन राणे के नेतृत्वकर्ता थे इसके। उसके बाद से मुंडा विद्रोह होता है, तो मुंडा विद्रोह आपका 1895 से 1900 के लगभग, कहाँ पर? तो रांची झारखंड में, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा रहते हैं। उसके बाद से देखेंगे तो पावना विद्रोह होता है। पावना विद्रोह कब होता है? तो 1873 से 76 में, कहाँ पर? तो बंगाल में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईशान राय और केवल और चंद्र राय थे, केशव और चंद्र राय थे। उसके बाद से एक नायक विद्रोह होता है। कहाँ पर? तो नायक विद्रोह आपका 1806 से 16 के लगभग, मेदिनीपुर बंगाल में, जिसके नेतृत्वकर्ता अंचल सिंह रहते हैं। उसके बाद से कोली विद्रोह, कहाँ पर? तो कोली विद्रोह आपका महाराष्ट्र में होता है। एक आंदोलन आप लोगों को पता ही होगा, कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में, कब? तो 1921 से 22 लगभग। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मदारी पासी थे। सिपाही विद्रोह आप लोगों को भली बात पता होगा। सिपाही विद्रोह का वो 1857 में। ठीक है। आप लोग बताया कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी? तो बता देते हैं, मेरठ में 10 मई 1857 को। आप लोग ये बताइए कि जो बटालियन था जो शुरू किया था उसका क्या नाम था? आप लोग ये बता दीजिएगा हमको। ठीक है। आगे की जयंती आंदोलन कब होता है? 1860 से 63 के लगभग होता है। कहाँ पर? तो पूर्वी भारत में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो किंग नवगांव थे। अब आगे के इसके प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।